Hello and welcome back to my YouTube channel Science Classes by Diksha Vibes. Today we'll talk about the new chapter of class 12th biology. So today we'll discuss the chapter 10 which is named as microbes in human welfare. So इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. ओके सो अभी चैप्टर का नाम है कि ह्यूमन वेलफेयर. तो इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये हमें बेनिफिट देते हैं. माइक्रोब्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे कैन बेनिफिट ह्यूमन वेलफेयर. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन गाइस. In this lesson we cover some topics which is majorly important for this chapter. So the topic will be microbes in household product, microbes in industrial product, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agents, and microbes as biofertilizers. Okay, so these are the major topics which we need to cover in this chapter. Okay, so आप I hope कि इसको अच्छे से अटेंशन के साथ सुनेंगे गाइस. ओके, स्टार्ट करते हैं लेसन हमारा. First I need to change the color of the pointer so that you will get the marker easily, okay, on the screen. Beside microscopic plant and animal, microbes are the major component of biological system on this earth. मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तो आते हैं प्लांट, दूसरे आते हैं एनिमल्स और तीसरे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम का इस अर्थ पे, राइट. You have studied about the diversity of living organism in class 9th. हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, राइट. तो पूरे अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी है हमारे प्लांट एनिमल सबकी, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में, राइट. तो हम आगे उसी के बेस पे चैप्टर हमारा है. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा कौन सा किंगडम था जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज थे. ओके, which are the one that are only microscopic. एक ऐसा किंगडम जो पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक था नेचर में, राइट. सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स कहाँ हैं, आपको पता है माइक्रोब्स कहाँ पे होते हैं. माइक्रोब्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, दे कैन प्रेजेंट एनीवेयर. ओके, सो microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our body and that of other animal and plant. मतलब ये कहीं भी हो सकते हैं. आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं, आपके हाथों में माइक्रोब्स हैं, आपकी बुक पे माइक्रोब्स हैं, आपके मोबाइल पे माइक्रोब्स हैं. ओके, सो इट कैन प्रेजेंट एनीवेयर. ओके, they are present even at site where no other life form could possibly exist, sites such as deep inside the geyser. ये वहां भी हो सकते हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग फॉर्म्स जिंदा नहीं रह सकती, जैसे कि ये गीजर के अंदर भी हो सकते हैं. आपको इमेजिन कर सकते हो कि गीजर के अंदर कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. तो वहां पे भी दे कैन सर्वाइव. ओके, नाउ और ये कहाँ रह सकते हैं, डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर तक रह सकते हैं ये. अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, स्नो की लेयर के नीचे भी ये रह सकते हैं. ओके, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरियोइड्स एंड ऑल्सो प्रायन दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट. मतलब हमारा क्या है, माइक्रोब्स डाइवर्स है, कैटेगरी में डाइवर्स है. मतलब कैसे, कौन कौन आ सकता है इसमें, इसमें हमारा प्रोटोजोआ आ सकता है. ओके, हमारा बैक्टीरिया आ सकते हैं, सारे बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस आ सकते हैं. तो ये सारी चीज हमारे आ सकती हैं हमारे किसमें, माइक्रोब्स के अंदर, बिकॉज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक. ओके, नाउ microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colony. माइक्रोब्स में जैसे बैक्टीरिया है और कुछ फंजाई है, वो क्या है, उसको हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं बाय गिविंग देम अ सुटेबल कंडीशंस एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. वी कैन ग्रो देम ऑन द लेबोरेटरीज, राइट, और प्रैक्टिकल, जिसमें वो क्या करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं, राइट, बैक्टीरिया दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, और जिनको हम फिर लैब्स में देख सकते हैं नेकेड आइज से. Such cultures are useful in studying microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए कल्चर्स हम लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं. नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
सबसे पहले आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। ओके, सेकेंड वाला हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरियाज हैं, और थर्ड इज आर रॉड शेप बैक्टीरियम। ओके, ये थर्ड वाला हमारा रॉड शेप बैक्टीरियम जिसके पास बहुत सारे क्या है, फ्लैजेला हैं। ओके, नाउ ये आपको दिख रहा है ए क्या है हमारा, बैक्टीरियोफेज वायरस है। बी क्या है हमारा, एडेनो वायरस है जो कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। और थर्ड हमारा आता है ये सी का, जिसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, तो ये हमारा टोबैको मोजाइक वायरस है। इसके बाद हमारे आते हैं मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ओके, ना हम ये देख रहे हैं कि हम लैब्स में कैसे कल्चर करते हैं। तो देखिए ये आपको ऐसे दिखेगा, अगर लैब में आप इसको कल्चर करोगे आपको नेकेड आई से विजिबल होगा। सो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रो इन पेट्री डिश। सेकेंड वाला क्या है, फंगल कॉलोनी हमने ग्रो करी है पेट्री डिश में। ये आप लैब में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Now, in chapter you have read that microbes cause a large number of diseases in human being. They also cause diseases in animal and plant. But this should not make you think that all microbes are harmful. आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट में, एनिमल में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, राइट। बट क्या आप फिर ये समझ सकते हो कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ आपको नुकसान देंगे? No, it is not like that. They can be beneficial. Okay, some of them can be beneficial, some of them can be harmful. So in this chapter we majorly focus on the beneficial bacteria or beneficial microorganism which gives welfare to human being, right? So microbes in household product. You would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. हम ऐसे प्रोडक्ट का रोज कंज्यूम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं, राइट, खाने पीने में। ओके, नाउ अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम जो दही खाते हैं, जो हमारा दूध से बनता है, वो दूध से कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस। ओके गाइज, so it is lactobacillus in this case when the conversion of milk to curd is occurring. Okay, now and the other commonly called as, और बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, grow in milk and convert it to curd. तो अदर बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। ओके, during growth the LAB produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. जब ग्रोथ हो रही होती है कर्ड की, जब इन बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एसिड्स को जो कोगुलेट करता है मिल्क पे प्रोटीन्स को। ठीक है, तभी दही जमता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB। जो हम दही जमाने के लिए थोड़े से दही को मिल्क में डालते हैं तो थोड़े से दही में बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उसको कोगुलेट करते हैं मिल्क को, राइट। नाउ which at suitable temperature multiply, right, thus converting milk to curd, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। तो इस दौरान क्या है, इसमें इसका न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ता है और इसमें विटामिन B12 का जनरेशन होता है। In our stomach too, the LAB play very beneficial role in checking diseases causing microbes. So इसमें हमने क्या देखा, ये हमारे स्टमक में जाके भी दही बहुत अच्छा काम करता है, हमारे स्टमक को ठीक करता है। It is not at all a bad thing for our stomach. Okay, now सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया है डो का। डो क्या होता है गाइस, जो हम आटा गूंदते हैं, जो हम मैदा गूंदते हैं, जो ब्रेड के लिए मैदा गूंदा जाता है, जो हम ये सब चीज़ें करते हैं, डो बनाते हैं किसी भी चीज़ का, पिज़्ज़ा का डो बनता है, तब आप पिज़्ज़ा खा पाते हो, उसका नीचे का जो लेयर है वो डो से बनती है, राइट। सो जो हम आटा गूंदते हैं वो उसमें क्या होता है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये भी किसके थ्रू होता है फर्मेंटेड, ये भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही फर्मेंटेड होते हैं, राइट। नाउ The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 गैस। अब जो हम आटा गूंद के रखते हैं, आटे में कोई भी हो सकता है, मैदा वैदा जो भी हो सकता है, आप जो भी लो, तो उसमें क्या होता है, एक पफीनेस आ जाती है कुछ टाइम बाद। 10 मिनट रख दो उसको गूंद करके तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी पफीनेस आती है। तो पफीनेस क्यों आती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होते हैं वो उसमें हमारे CO2 गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है हमारे डो में, इसलिए वो पफीनेस कॉज करता है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशंस केम फ्रॉम, तो कहाँ से आई ये बैक्टीरिया,
Similarly, dough which is used for making bread, dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. ये कहाँ से आया? जो हम लोग ब्रेड के लिए आटा गूंथते हैं, मैदा गूंथते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं बेकर्स ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो बेकर यीस्ट हम डालेंगे तो क्या होगा, जिसका नाम क्या है साइंटिफिक? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम है इसका। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। ओके, और ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, फूड्स हैं जो बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करने को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेकर यीस्ट हमारा ब्रेड बन रहा है और हमारा दूध से दही बन रहा है। ओके, नाउ toddy, a traditional drink for some part of southern India is made by fermenting sap from palms. ओके, एक टोडी नाम की ड्रिंक है जिसको हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, फर्मेंट करने के लिए फिश को भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करने के लिए, जिससे हम फूड बना पाए, तो इसके लिए हेल्प हमारे कौन करता है? माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। अब चीज की बात करें जो हम पिज्जा में खाते हैं आजकल, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। इसमें भी माइक्रोब्स का यूज होता है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, अलग अलग वेराइटी हैं चीज की, अलग अलग टेक्सचर है जिनके, राइट। फ्लेवर एंड टेस्ट, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, तो ये अलग अलग माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं तभी इनमें अलग अलग स्पेसिफिसिटी आ रही है चीज में, राइट। For example, the large whole of Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium sternmanti. Okay. नाउ ये क्या है कि जो हमारी स्विस चीज होती है, स्विस चीज में काफी लार्ज होल्स होते हैं। वो लार्ज होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन है CO2 का वो बहुत ज्यादा होता है। और वो प्रोडक्शन कौन करता है उस चीज में? एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी। ओके, सो ये बैक्टीरिया है हमारा जो उसमें वर्क करता है। सेकेंड हमारा क्या है? एक रॉकीफोर्ड चीज आती है जो बनती है कैसे? बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई, जब हम उसके ऊपर एक फंजाई को ग्रो करवाते हैं तब वो बनती है और इसमें एक फ्लेवर आता है पर्टिकुलर। तो ये हमारा गाइस था। अभी आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमारे माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारे वेलफेयर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट और आपको ये समझ में आया होगा। अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए टॉपिक, ताकि उनके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे इसको लेके। टिल देन टेक केयर एंड मेरी वीडियो से बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड समझाने वाली हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।